वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आई। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के हमारे आज के इस सेशन में। आज 3 अप्रैल 2024 है, तो चलिए अपने आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारे पास हर दिन की तरह ही कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन इसके पहले कि हम इन आर्टिकल्स के ऊपर विस्तार से डिस्कशन करें, ये जानकारी आपके लिए है सृजन ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जीएस और सीसैट के बारे में। ये टेस्ट फ्री हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल हैं। 31 मार्च, 14 अप्रैल, 5 मई एंड 2 जून, इन चारों डेट्स में आप इसे अवेल कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर्स में आप करोल बाग, मुखर्जी नगर, लखनऊ और पटना के सेंटर्स को अप्रोच कर सकते हैं। ये सारी बातें तो सृजन ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट के बारे में हो गई। शुरुआत करते हैं अपने पहले आर्टिकल के साथ, जो कि जुपिटर की एक मून कैलिस्टो के बारे में है। यूएफओज नाम सुना है? उड़न तस्तरी या एलियंस, क्या ये सच में होते हैं क्या? ये सवाल हम सभी के मन में बार बार आता है। यूएफओस के देखे जाने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। मन में एक सवाल कुरेदता रहता है कि क्या सच में एलियंस होते हैं, लेकिन अंदर से ये तो लगता है कि हाँ, होंगे तो जरूर। इतना बड़ा ये सोलर सिस्टम है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि यहां पर हम अकेले ही ऐसे हैं, और भी लोग होंगे, होना भी चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी रहता है कि ये जो नए लोग होंगे, ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर होंगे या ये हमारे सोलर सिस्टम में भी हो सकते हैं। ऐसे सवालों में एक संभावना जो बनती है वो कई सारे मून्स को लेकर बनती है। जैसे सैटर्न और जुपिटर के कुछ मून्स हैं, चांद जैसे अर्थ का है अपना एक, उनके एक से कई ज्यादा हैं। तो सवाल आता है कि क्या यहां पर लाइफ हो सकती है? नॉट नेसेसरली उस फॉर्म में बहुत ग्रोन हो जैसे कि हम हैं यहाँ पे, लेकिन लाइफ हो तो सकती है ना। और इसको लेकर हम अक्सर कई सारी स्टडीज करते रहते हैं इन प्लैनेट्स के मून्स के ऊपर। हाल फिलहाल में ऐसी ही एक स्टडी कंडक्ट की गई थी इंटरनेशनल साइंटिस्ट की एक इंटरनेशनल टीम के द्वारा। इंडिया के भी साइंटिस्ट थे। इन्होंने जुपिटर का एक मून है कैलिस्टो, उसके ऊपर ओजोन के प्रेजेंस के इंडिकेशंस अवेल किए। ये समझ में आता है कि केमिकल प्रोसेस जो काफी कॉम्प्लेक्स होगा, वो इस आईसी सेलेस्टियल बॉडी में अपनी जगह बना चुका है। हमारे सोलर सिस्टम में कई सारे ऐसे मून्स हैं जो बर्फ से बने हुए हैं। उनके नीचे एक समंदर हो सकता है और उनके नीचे लाइफ हो सकती है। जरूर से बात करेंगे कैलिस्टो के बारे में, अगर मैं इसे सही प्रोनाउंशिएट कर रहा हूं तो। लेकिन उसके पहले ओजोन का मिलना क्यों खास है किसी भी सोलर सिस्टम में, किसी भी प्लेनेट के ऊपर? देखो, यहां पर जो रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्हें ये समझ में आया कि हमें जो ये मून है जुपिटर का, वहां पे SO2 एस्ट्रोकेमिकल आइस है। मतलब इसका जो सरफेस है वो बर्फ से बना है। एस्ट्रोकेमिकल का मतलब होता है कुछ केमिकल कंपाउंड जो किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट में है। अब इसका मतलब साफ है कि वहां पर जो बर्फ बनी हुई है जिससे इसका पूरा सरफेस कवर्ड है, उसमें SO2 की यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा है। इससे समझ में आता है कि कैलिस्टो के सरफेस पे काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस एंड कॉम्पोजिशंस हैं। हम उसे स्टडी कर रहे हैं। रिसर्चर्स इस दौरान क्या एकदम अंधा अंदाजा लगा रहे हैं कि ओजोन है? नहीं। इसके पहले ऐसा ही एविडेंस हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भी हमें दिया था। 1997 में कैलिस्टो के बारे में जो जानकारी आई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि कैलिस्टो का जो सरफेस है वहां पर हमें दोनों मिलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन। अब सल्फर डाइऑक्साइड इज ओके, बट ओजोन को लेकर हम बड़ा एक्साइटेड रहते हैं। ओजोन को लेकर हमारी एक्साइटमेंट किस बात के ऊपर है? देखो, अगर ओजोन है तो ऑक्सीजन की प्रोबेबिलिटी बनती है। ओजोन अगर है तो O3, अगर O3 है तो O2 हो सकता है। O2 है तो मामला गंभीर है। ओजोन की डिस्कवरी कैलिस्टो के ऊपर सजेस्ट करती है कि ऑक्सीजन हो सकता है। ऑक्सीजन बहुत जरूरी है उन फंडामेंटल एलिमेंट्स को बनाने के लिए जिनसे एक प्लेस पर लाइफ की शुरुआत होती है, जैसे कि अमीनो एसिड्स। वो बनेंगे तो लाइफ की शुरुआत होगी, और उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। अगर ओजोन है तो ऑक्सीजन हो सकता है, मतलब हो सकता है कि उसके सरफेस के नीचे लाइफ भी हो। आईसी मून जो सोलर सिस्टम हमारे अवेलेबल हैं, जिसमें यूरोपा भी शामिल है, वो ऐसी कंडीशंस को पोर्ट्रे करते हैं। हमें जियोलॉजिकल और एटमॉस्फेरिक प्रोसेस के बारे में इस तरीके की डिस्कवरी से अच्छी जानकारी मिल जाती है।
वैल्यूएबल इंसाइट मिलती है जियोलॉजिकल और एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस के बारे में, और ये हमें बता सकता है कि जुपिटर और उसके मून्स किस तरीके से बने हैं। बियॉन्ड दैट अगर हम कैलिस्टो की बात करते हैं तो देखो, जुपिटर और सैटर्न के पास कई सारे मून हैं। जुपिटर सैटर्न के बाद सबसे ज्यादा मून्स रखने वाला एक प्लेनेट है। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने मून्स हैं सैटर्न के और कितने हैं जुपिटर के। नंबर्स बताइएगा, ठीक है, कि सैटर्न के कितने मून्स हैं, जुपिटर के कितने हैं। कैलिस्टो जुपिटर का सबसे मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट मून है। पूरे सोलर सिस्टम में ये तीसरा सबसे बड़ा मून है। नंबर 1 पे गैनीमेड आता है, नंबर 2 पे आता है टाइटन। कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो कैलिस्टो में हमें वाटर आइस मिल जाएगा, रॉकी मटेरियल्स मिलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिल जाएंगे। इसका जो पूरा सरफेस है ना, उसमें बहुत सारे क्रेटर्स मिलते हैं। क्रेटर्स से ऐसा लगता है जैसे खूब सारे कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स इस मून से आकर टकराए हों। इससे ये भी समझ में आता है कि वहां पे सिस्मिक एक्टिविटीज कम है, लिहाजा जियोलॉजिकली इनएक्टिव रहा है ये मून। जियोलॉजिकली इनएक्टिव रहने के अपने फायदे हैं, मतलब ये काफी लंबे समय से स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो फिर वहां पर आईसी क्रस्ट के नीचे लाइफ की प्रोबेबिलिटी भी बनती है। तो ये मामला काफी इंपॉर्टेंट है कैलिस्टो के बारे में। और जो सवाल मैंने आपसे पूछा है वो आप जरूर से मुझे आंसर करिएगा। हमारा अगला आर्टिकल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के बारे में है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो 2002 में बनाया गया था वो राइट नाउ स्क्रूटनी में है, क्योंकि ये कई दफा ऐसे ऑफेंसेस को कवर कर रहा है जिसका इसकी ओरिजिनल मोटिव से ध्यान दिखे, मतलब इस कुछ ऐसे ऑफेंसेस को भी इंक्लूड कर रहा है जिनका इसकी ओरिजिनल मोटिव से कुछ खास लेना देना है नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था पैसे के हेर फेर को रोकना, लेकिन इस कानून में कुछ ऐसे अपराधों को इंक्लूड कर दिया गया है जिनका मनी लॉन्ड्रिंग से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ही एक मामला यहां पर हमारे सामने आया था। 4 लोगों को ईडी पीएमएलए कानून के तहत बुक करती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। तो कोर्ट ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है। अब देखिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था। मतलब यहां पैसे को धो दिया जाता है, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इलीगल प्रोसेस होते हैं पैसे को बनाने के, और बाद में उसे ऐसे दिखाया जाता है मल्टीपल सोर्सेस से कि वो लेजिटिमेट सोर्स से आया है। कई सारे अकाउंट्स में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि ये पैसा इलीगल मीन्स से कमाया गया है। देखिए, कई सारे ऐसे काम हैं जिनसे इलीगल तरीके से खूब पैसे बनाए जाते हैं, जैसे ड्रग्स की ट्रैफिकिंग, टेररिस्ट फंडिंग, इलीगल आर्म्स को खरीदना बेचना, स्मगलिंग, प्रोस्टिट्यूशन रिंग्स को रन करना, इनसाइडर ट्रेडिंग, ब्राइबरी, कंप्यूटर फ्रॉड स्कीम्स। इनसे कोई भी व्यक्ति अचानक से खूब सारे पैसे कमा लेता है। अभी गलत मीन से कमाए गए पैसे हैं, अब इन्हें अलग अलग अकाउंट्स में छोटे छोटे अमाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है और रीशफलिंग की जाती है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में। ये रीशफलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके सोर्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इस तरीके से ब्लैक मनी को वाइट कर लिया जाता है। इसे रोकने के लिए पीएमएलए कानून लाया गया था। इसे रोकने की ज़रूरत क्यों पड़ रही थी? क्योंकि देखो, बहुत बड़े अमाउंट में ये पैसे जनरेट होते थे इंटरनेशनल ड्रग्स की ट्रैफिकिंग की वजह से। ये किसी भी देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की कैपेबिलिटी रखते थे। ऐसा लगने लगा कि इसकी वजह से पूरी दुनिया में जो ब्लैक मनी है वो इकोनॉमीज को डिस्टेबलाइज कर सकता है। लेजिटिमेट इकोनॉमी इससे खतरा महसूस कर रही थी। तो फिर यूनाइटेड ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इन्होंने डेटा वगैरह देना शुरू किया और ये कहा कि जो ग्लोबल इलिसिट ट्रेड है उसमें पैसे को मैन्युफैक्चर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इसे हमें रोकना होगा। लगभग $32 बिलियन की इंडस्ट्री है जो काम कर रही है और इसे हमें कानून बनाकर प्रिवेंट करना ही होगा। इसी उद्देश्य से पीएमएलए 2002 एग्जिस्टेंस में आया। हमारी पार्लियामेंट में इसे कानून को तौर पे पास किया गया आर्टिकल 253 का इस्तेमाल करते हुए। हमने इस बात को भी संज्ञान में लिया कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, हम उसके रिकमेंडेशंस को इनकॉर्पोरेट करें अपने इस कानून में। ये जो लॉ है ये मनी लॉन्ड्रिंग को डील करता है। आर्टिकल 253 और यूनियन लिस्ट के आइटम 13 का इस्तेमाल करके इस कानून को बनाया गया है ताकि हम ड्रग मनी वगैरह को कंट्रोल कर सकें। पीएमएलए क्राइम प्रोसीड्स के इर्द गिर्द घूमता है जहां पर पैसे की लॉन्ड्रिंग की गई हो। इसमें न केवल ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है जो ऐसे पैसे को, ब्लैक मनी को जनरेट करते हैं, बल्कि वो सभी लोग जो इस प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं उन्हें क्रिमिनल माना जाता है, चाहे वो पैसे ले रहे हों ना ले रहे हों। काफ़ी सीरियस इकोनॉमिक क्राइम इसे माना जाता है क्योंकि ये कंट्री की सॉवरेनिटी को हिट करने की कैपेबिलिटी रखता है।
ईडी पीएमएलए कानून को इन्फोर्स करने के लिए कैपेबल है और ईडी हाल फिलहाल में निशाने पर है, काफ़ी बदनाम हो चुकी है। आरोप लगते हैं ईडी के ऊपर कि वो गवर्नमेंट के इशारे पे काम करती है और उनकी इन्वेस्टिगेशंस फेयर नहीं है। ऐसे केस में ईडी को सावधानी बरतनी होगी और इन रूल्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो आरबीआई के 90 साल पूरे हो गए हैं उस बारे में है। जबकि देखिए, डेवलप्ड कंट्रीज में जो सेंट्रल बैंक्स थे वो बहुत पहले से बनने शुरू हो गए थे, 17th सेंचुरी यू कैन से। लेकिन जब आप डेवलपिंग कंट्रीज में आते हो ना, तो आरबीआई वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस में काउंट किया जाता है, जो 1935 में बना दिया गया था। 1 अप्रैल 1935 लॉ बनाया गया और मार्च 1934 में इसके इनेक्टमेंट की बात कर दी गई थी। 1 जनवरी 1935 से हमारे आरबीआई ने काम करना शुरू कर दिया था। सर ऑसबॉर्न आर्कल स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति थे। ये आरबीआई के पहले गवर्नर के तौर पे काम करते हैं। सर सीडी देशमुख जी पहले इंडियन थे जो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नर का पद संभालते हैं। पाकिस्तान का जो पूरा एरिया है उसके लिए भी ये करेंसी बनाया करते थे, बाद में उनका बंटवारा हो गया तो हमने उनको छोड़ दिया। अब आप यहाँ पे देखो कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ था काफ़ी सीरियस लेवल का 1929-30 में। तो इससे पूरी दुनिया की इकॉनमी हिट हुई थी इंक्लूडिंग इंडियाज। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एफर्ट किया कि इंडिया के लिए एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए और आरबीआई को बनाया गया। आरबीआई ने अपना काम करना शुरू किया और देश की आज़ादी के बाद इन्होंने काम अच्छे से संभाला। 1991 में इन्होंने क्राइसिस फेस किया जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया हमारे पास, यानी कि ट्रेड करने को हमारे पास अब पैसे नहीं बचे थे। हमारे पास जो गोल्ड रिजर्व था, जो सोना था, हमें उसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा। हमारी करेंसी डी वैल्यू हो चुकी थी 9 से 10% तक विद इन 3 डेज। बाद में ट्रेड अकाउंट में फुल कन्वर्टिबिलिटी अलाउ की गई कि आप आइए और इंडिया में ट्रेड करिए। आपको रिस्क लगता है तो जब मर्जी पैसा लेके चले जाइए। बैंकिंग रिफॉर्म्स शुरू किए गए और प्राइवेट बैंक्स को भी लाइसेंस इशू किए गए 1991 से 95 के बीच में। मनमोहन सिंह जी और प्रणब मुखर्जी जी ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया। मनमोहन सिंह जी आरबीआई के गवर्नर रहे 1982 से 85 के बीच में। उन्होंने उस समय की मॉनेटरी पॉलिसी को स्ट्रांग बनाया। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी जी हुआ करते थे। उनके कुछ डिफरेंसेस भी रहे प्रणब मुखर्जी जी से फॉरेन बैंक्स को लाइसेंस देने के मुद्दे पर। हालांकि उसके बावजूद वो गवर्नर के पद पे बने रहे। उन्होंने इकॉनमी को स्टेबलाइज किया। 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस आया। इसमें वाईवी रेड्डी जी ने एक बड़ा रोल प्ले किया और हम इस क्राइसिस से समहाउ बच गए। इस क्राइसिस के बाद आरबीआई ने सुब्बा राव की लीडरशिप में लिबरल अकोमोडेटिव पॉलिसी को ऑप्ट किया। डिमोनेटाइजेशन 2016 का हुआ। इसके बाद आरबीआई को जब 500 के 1000 के नोट बंद हो गए थे तो काफ़ी क्राइसिस फेस करना पड़ा और इसकी वजह से आरबीआई की क्रेडिबिलिटी भी कम हुई, ये बातें कही जाती हैं। हमारा अगला आर्टिकल सवाना सिंड्रोम के बारे में है। क्या कभी कभी आपका अचानक से सिर दर्द होने लगता है? क्या आलस से आने लगता है? शरीर में कमजोरी महसूस होती है? ऐसा लगता है कि कुछ करें ना, बस बेड पर लेटे रहें, मतलब आप बहुत एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है, कभी कभी अगर आपको ऐसा फील होता है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये केवल आपका आलस्य है। इसको छोड़ दीजिए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। इसका हवाना सिंड्रोम से कोई भी लेना देना नहीं है। हवाना सिंड्रोम एक अलग टॉपिक है और आपका ये आलस्य है, आपको इससे बचना होगा। आप इसके चक्कर में पढ़ोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। चलो बात करते हैं हवाना सिंड्रोम के बारे में। ये एक मिस्टीरियस हेल्थ कंडीशन है जिसे हवाना सिंड्रोम कहा जाता है। 2016 में यूएसए के जो डिप्लोमैट्स थे उन्होंने हवाना में कुछ प्रॉब्लम्स फेस की। हवाना क्या है? हवाना इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा। देखो ये है क्यूबा, क्यूबा की कैपिटल है हवाना। क्यूबा चूंकि एक कम्युनिस्ट कंट्री थी तो रशिया का इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव रहता था। यूएसए से इनके बड़े खराब संबंध रहते थे। 2015 के बाद इनके रिलेशन शुरू हुए ठीक ठाक, तो क्यूबा में अमेरिका ने अपने डिप्लोमेट्स वगैरह को भेजा। उसके बाद उन्हें कई तरीके की दिक्कतें महसूस होने लगी। एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम वो फेस करने लगे, जैसे अचानक से हमेशा कुछ आवाज़ का सुनाई पड़ते रहना, कुछ ऐसी आवाज़, सी समथिंग लाइक दैट। उसके अलावा सिरदर्द होना, डिजीनेस फील होना, फटीग होना, स्लीप साइकिल का बिगड़ जाना, नींद ना आना, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स वो फेस करने पर लगे और ऐसा उन्होंने लगातार रिपोर्ट किया। जब मामला आया तो चूंकि ये पूरी कहानी हवाना में शुरू हुई तो इसे हवाना सिंड्रोम नाम दे दिया गया आफ्टर अ वेरी एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन। ये पाया गया कि ये मेंटल हेल्थ सिंड्रोम जो यूनाइटेड स्टेट्स के इंटेलिजेंस और एम्बेसी ऑफिशियल्स फेस कर रहे हैं, ये क्यूबा में 2016 के लेट में शुरू हुआ था। 2021 में इसे हवाना सिंड्रोम नाम दिया गया, मतलब हवाना सिंड्रोम तो नाम आ ही गया था।
इंडिया में पहला ऐसा केस 2021 में रिपोर्ट किया गया था जब यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर न्यू दिल्ली में ट्रेवल कर रहे थे तो उन्होंने हवाना सिंड्रोम की शिकायत करी थी। क्या था ये हवाना सिंड्रोम? आरोप ये लगाया गया कि ये सारी कलाकारी रशियन मिलिट्री यूनिट की थी जिन्होंने एक एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया था यूएस के इन ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में। उस रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट का नाम था 29155। अब ये लोग एक डिकेड से ज़्यादा वहीं थे हवाना में, यानी कि क्यूबा में। रशिया की बड़ी अच्छी दोस्ती थी क्यूबा के साथ। तो जब उसके बाद रिलेशन सुधरे और अमेरिका की एंट्री हुई तो उन्होंने सोनिक अटैक करने शुरू कर दिए। इन्होंने हाई पावर्ड माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया और उस माइक्रोवेव के तहत उन्होंने डिस्ट्रप्शन क्रिएट करने की कोशिश की इन ऑफिशियल्स को। देखो ये जो है ना, यहाँ पे वेवलेंथ के हिसाब से जो मल्टीपल वेव्स हैं उनका एक ग्राफ दिया गया है। जैसे जैसे आप इस ग्राफ में आगे बढ़ते हो ना, लेफ्ट टू राइट, तो जो वेवलेंथ है वो कम होती जाती है लेकिन इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। और यहाँ पर आता है माइक्रोवेव, जिसकी वेवलेंथ तो ज़्यादा होती है, मतलब वेवलेंथ तो ज़्यादा होती है बट इंटेंसिटी कम होती है। अगर आप इन्हें टारगेट करके किसी एक व्यक्ति के ऊपर लॉन्च कर दो तो वो उसके बॉडी के सिस्टम को डिसरप्ट करता है और एक साउंड होगा जो हमेशा उस व्यक्ति को सुनाई पड़ने लग जाएगा। लंबे समय तक माइक्रोवेव्स के एक्सपोजर में आने से व्यक्ति की जो सेंसेस का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, मेमोरी को ये इम्पैक्ट करता है और जो ब्रेन है वो परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। माइक्रोवेव्स लो लेवल पे तो देखो हमारे मोबाइल फ़ोन से भी निकलती रहती हैं, बट वो किसी को टारगेट तो करती नहीं है, वो फैल जाती हैं। नुकसान उनका होता है बट इतना ज़्यादा तो नहीं होता है। हमारा अगला आर्टिकल स्वेल वेव्स के बारे में है। स्वेलिंग समझ रहे हो, सूज जाना। हमारी वेव्स भी स्वेल हो जाती हैं। स्वेल वेव्स ने केरला के कोस्ट के कुछ हिस्सों को अभी हाल फिलहाल में डिस्ट्रॉय किया तो लोगों ने चिंता जाहिर की। कोस्टल कम्युनिटीज़ ने बोला कि बीचेस पे कुछ पुल बन गए हैं, पुल नहीं पूल्स बन गए हैं, मतलब तालाब के कुछ टुकड़े जैसे, मतलब जगह जगह पे पानी इकट्ठा हो गया है। इससे उनके फिशिंग इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो गए हैं। काफ़ी डैमेज हमें थिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलापझु और थिरुस्सुर में देखने को मिला है। कोल्लम ने काफ़ी ज़्यादा टाइडल वेव्स को फेस किया और वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ फिशरमैन को। हाई वेव अलर्ट वार्निंग भी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने जारी करी थी। लोगों को कहा था कि बीचेस को विजिट ना करें और हैवी जो वेव्स हैं वो चलने वाली हैं। स्वेल वेव्स की बात करते हैं तो स्वेल वेव्स क्या होती हैं? देखो, जनरली नॉर्मल वेव्स होती हैं। नॉर्मल वेव्स जब हवा चलती है तो अचानक से उठती हैं, गिरती हैं, उठती हैं, गिरती हैं, ऐसे चलती रहती हैं, ठीक है। लेकिन जो स्वेल वेव्स होती हैं ना, ये काफ़ी लंबे टाइम पीरियड में, काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं और इनका जो वेव लेंथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा, और ये काफ़ी दूरी तय करते हुए चलती हैं, ठीक है। तो काफ़ी इमीडिएट लोकल विंड्स का इनके ऊपर प्रभाव नहीं होता। ये एक डिस्टेंट वेदर सिस्टम की वजह से इवॉल्व होती हैं। विंड जो हैं वो लगातार बढ़ती रहती हैं। तब भी जब विंड खत्म हो जाए, देखो हवा पुश करती है पानी को तो वेव्स बनती हैं। हवा के खत्म हो जाने के बाद भी ये ग्रेविटेशन के फोर्स से मूव करती रहती हैं और इनका जो एक सीक्वेंस है वो बिल्ड हो जाता है। आखिर ये लंबी लंबी वेव्स क्यों क्रिएट होती हैं? विंड की स्पीड, ओशन सरफेस का अमाउंट, विंड का चलना, जिन्हें फेच कहा जाता है, सेम डायरेक्शन में जो विंड चल रही होती हैं, उन्हीं की वजह से ये स्वेल वेव्स क्रिएट होती हैं। स्वेल वेव्स का एक डिफाइंड शेप होता है और ये रैंडम नहीं होती हैं। इनका डायरेक्शन जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है वहाँ से डिटरमाइन होता है, वहाँ से नहीं जहाँ ये जा रही हैं। जो स्वेल वेव्स होती हैं इनकी वेवलेंथ काफ़ी लंबी होती है। ये साइज में वैरी कर सकती हैं डिपेंडिंग कि वो किस ओशन बॉडी में ट्रेवल कर रही हैं। ये 150 मीटर से लंबी तो वेव्स ये नहीं होती हैं, लेकिन कई दफ़ा एक्सेप्शनली ये 700 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। चलिए, हमारा जो यहाँ पे लास्ट आर्टिकल है वो उत्कल दिवस के बारे में है। हर साल 1 अप्रैल को उड़ीसा डे या उत्कल दिवस मनाया जाता है। 3000 साल पुराना इतिहास है उड़ीसा का। बंगाल सल्तनत के अंडर में ये 1568 में आ गया था। मराठास ने कंट्रोल किया, फिर 1803 में ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। फॉर्मली बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत भी ये 109 ईयर्स तक रहा। इसके बाद क्या होता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है 1905 में, जिसके ऊपर खूब बवाल होता है। 1906 में स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट, मतलब 5 में ही शुरू हो जाता है, 6, 7, 8 तक चलता है। अंग्रेजों ने बाद में बंगाल के पार्टीशन को 1911 में उसका एनलमेंट अनाउंस कर दिया था, जब जॉर्ज फिफ्थ की विजिट हुई थी इंडिया में। तो बाद में क्या किया गया कि 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी जो काफ़ी बड़ी हुआ करती थी उसमें से नॉन बंगाली स्पीकिंग रीजन्स को अलग किया गया, जिसमें उड़िया स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट भी अलग कर दिए गया। अब उड़िया स्पीकिंग स्टेट बने, इसके लिए मोमेंटम शुरू हो गया। तो उत्कल सभा एक 1882 में बन गई थी जो एक सेपरेट उड़ीसा की मांग कर रही थी। 1903 में मधुसूदन दास की लीडरशिप में एक मूवमेंट शुरू हुआ कि एक सेपरेट उड़ीसा स्टेट बने। मधु बाबू लोग इनको बुलाते थे। ये ट्राइबल्स के लिए एक स्टेट चाहते थे विद द नेम उड़ीसा।
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की बात करी कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट चाहिए। 1936 में कांग्रेस की एडवोकेसी के चलते बिहार और उड़ीसा प्रोविंस बनाए गए। इसे कार्व आउट किया गया, कुछ हिस्सा बिहार का, कुछ उड़ीसा प्रोविंस का, कुछ मद्रास का और कुछ सेंट्रल प्रोविंस का मिला के एक उड़ीसा स्टेट बनाया गया। 42% लैंड एरिया और 66% पॉपुलेशन बिहार और उड़ीसा प्रोविंस से आए। 53% लैंड एरिया, 31% पॉपुलेशन मद्रास प्रोविंस का आया। 5% लैंड एरिया और 2.3% पॉपुलेशन सेंट्रल प्रोविंस से आया। इन सबको मिलाकर उड़ीसा नाम का एक राज्य बना जो आज भी एग्जिस्टेंस में है। ये लास्ट सेशन का क्वेश्चन है जीआई टैक्स के बारे में। WTO इसका सही आंसर है। आज का सवाल है आपका आरबीआई के बारे में। गवर्नर जो होते हैं आरबीआई के वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जो सर्टेन प्रोविजंस हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट देते हैं कि वो आरबीआई को पब्लिक इंटरेस्ट में डायरेक्शन दे सकते हैं। आरबीआई के गवर्नर अपनी पावर आरबीआई एक्ट से डिराइव करते हैं। आपको बताना है कौन सा गिवन स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट। इस सेशन की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। यह है मैप बेस्ड क्वेश्चन। ये जो कंट्री हाईलाइटेड है रेड कलर में, आपने बताना है इसका नाम और इसकी कैपिटल इन दी कमेंट बॉक्स। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।